Hello students, we are studying chapter 4 chemicals and chemical changes. So हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस तक कवर कर लिया था. हमारा केमिकल इक्वेशंस मैंने आपको बताया था कि क्या होती है केमिकल इक्वेशन. हमने जो भी एलिमेंट्स लिए हैं या कंपाउंड लिए हैं उन्हें हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं या कंबाइन करवा रहे हैं. फिर उनके रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कोई कंपाउंड बन रहा है या कुछ भी बन रहा है XYZ, तो उस पूरे ही चीज़ को सिंबल्स में, और एटॉमिसिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर कैसे शो करते हैं वो मैंने आपको बताया था. तो इन्हीं डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स के अंदर उस पूरी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है. ठीक है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जब वो उनके अंदर वो कंबाइन हो, ठीक है, एक ऐसे चेंज से होकर गुजरें कि वो एक अलग ही सब्सटेंस बना लें. तो जो नया सब्सटेंस बना उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं. जो भी प्रोडक्ट निकला तो वो एलिमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है या कंपाउंड्स के फॉर्म में भी हो सकता है. तो ये केमिकल ये तो रिएक्शन है. ठीक है, अब इसी केमिकल रिएक्शन को फार्मूला और सिंबल से रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है. ठीक है, सो राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, we are on writing a chemical equation. Chemical equations are written using chemical formula of the reactants and products. मैं आपको chemical formulas बता चुकी हूँ. केमिकल सिंबल से बनाया जाता है फार्मूला, आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं. कॉमन कंपाउंड्स मीन ये हर जगह यूज़ करे जाते हैं ये कंपाउंड्स. ठीक है, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. और इनमें से बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम जानते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, मीथेन, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम काफ़ी फेमिलियर हैं इन कंपाउंड से. सो ये कंपाउंड जो हैं ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं. ऑब्वियसली उन्हें ही कंपाउंड कहते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों, कंबाइन हों, वही कंपाउंड्स कहलाते हैं. तो केमिकल इक्वेशंस आर रिटन यूजिंग केमिकल फार्मूला. ठीक है, केमिकल फार्मूला लिखा जाता है ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विच वी लर्न इन सीनियर क्लासेस. अब देखो इसको हम डिटेल में हमारी सीनियर क्लासेस में लर्न करेंगे. ठीक है, फॉर नाउ लेट अस लर्न हाउ टू राइट वर्ड इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन. अब बस हमें इतना सा इस हमारे कोर्स में यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें वर्ड इक्वेशन कैसे लिखनी है, कैसे बनानी है, तो ये हम अभी देखते हैं. यहाँ पे लेट अस राइट ए वर्ड इक्वेशन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम लोगों ने यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, विच इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. Mg जो है वो मैग्नीशियम का सिंबल है और ऑक्सीजन का सिंबल है O. मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब देखिए हमने पिछली क्लास में या इसी चैप्टर में हमने एक एक्टिविटी की थी जब हमने मैग्नीशियम का एक स्ट्रिप लिया था और उसे बर्नर पे जलाया था, तो नीचे एक पाउडरी सब्सटेंस गिरा वाइट कलर का, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था. ठीक है, द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन कैन बी रिटन यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब इसकी जो हमें इक्वेशन लिखनी है वर्ड इक्वेशन, वो नीचे जो अब यहाँ पे आपको बताया गया है 5 पॉइंट्स में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है. मैग्नीशियम ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन में बर्न करवाया, जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. तो इस पूरी रिएक्शन को हमें कैसे लिखना है. फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द रिएक्टेंट. सबसे पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना है जो रिएक्टेंट है, यानी जिन्होंने रिएक्ट किया. ठीक है, रिएक्टेंट्स फॉर दिस रिएक्शन आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. अब हमने क्या करा था, मैग्नीशियम मेटल को हमने बर्न करवाया था. ठीक है, हवा के अंदर रखा, नॉर्मली आपके रूम के अंदर या लेबोरेटरी में. ठीक है, कोई अलग से हमने कोई रूम नहीं लिया था. जो नॉर्मली रूम में जहाँ हम लोग थे वहीं हमने क्या करा, एक मैग्नीशियम मेटल की पतली सी स्ट्रिप ली और उसे बर्नर पर जलाने लगे. तो ऑक्सीजन तो एयर में प्रेजेंट है ही, तो यहाँ रिएक्टेंट कौन कौन हुआ, मैग्नीशियम मेटल हुआ और ऑक्सीजन. आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स. अब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जो प्रोडक्ट बना वो था पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का था. थर्ड, द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद
ए प्लस साइन बिटवीन दैम। अब देखिए जब भी रिएक्टेंट्स का जो नाम है एक इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं तो वो लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है, ठीक है। जब आप अपनी कॉपी खोलेंगे और लिखेंगे तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड जहाँ पड़ेगा वहाँ आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे, और बीच में हमेशा दो रिएक्टेंट्स के बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब है वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, तो प्लस साइन लगाया जाता है। द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड पर, और उनके बीच में भी हम प्लस साइन लगाते हैं। एन एरो इज़ ड्रॉन बिटवीन द टू साइड्स विद द हेड ऑफ द एरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब देखिए हम एक एरो भी बीच में लगाते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, और वो जो एरो है वो किसकी तरफ हेडेड होता है? पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। देखिए आपको नीचे यहाँ दे रखा है नेम ऑफ रिएक्टेंट प्लस नेम ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ दो रिएक्टेंट के नेम है, ठीक है। एक हो गया मैग्नीशियम, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। अब बीच में हमने लगाया एरो, और एरो का जो मुँह था वो हमने प्रोडक्ट्स की तरफ लगाया, ठीक है। किसकी तरफ दिखा रहा है एरो? प्रोडक्ट्स की तरफ। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट और नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ दो इसलिए आए, दो भी हो सकते हैं वैसे तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक ही प्रोडक्ट बना, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, और रिएक्टेंट्स भी उतने ही हो सकते हैं। चेंजेस ऑकर एवरीवेयर अराउंड अस। अब देखिए जो बदलाव हैं, चेंजेस हैं, वो हर तरफ आते हैं। हम जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो नज़र आएगा ही आएगा। वाटर चेंजेस इनटू आइस अपॉन फ्रीजिंग। अब जो पानी है जब हम उसको फ्रीज़ करते हैं फ्रीज़र में रख के तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। आयरन मेटल रस्ट विथ टाइम, शुगर डिज़ोल्व इन मिल्क एंड कैंडल वैक्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग। ये सारे चेंजेस भी हम लोग हमारी डेली लाइफ में देख चुके हैं। ऑल दीज चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब ये जितने भी चेंजेस हैं, छोटे से छोटे चेंज से लेकर बड़ा सा बड़ा चेंज, ठीक है। आप आटा गूंद के उसको गर्म करते हो रोटी बनाकर, तो वो रोटी बन जाता है, कितना चेंज हो जाता है आटे के अंदर, ठीक है। बिल्कुल अलग ही चीज़ बन जाती है रोटी। तो इन सारे ही चेंजेस को, चाहे से वो शक्कर या नमक का घुलने से लेकर कैंडल वैक्स के पिघलने तक, बर्फ़ का जमना या पिघलना या मेटल्स के ऊपर कोरोशन होना, रस्टिंग होना, सब इन सारे ही चेंजेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड that is the physical change and the second one is chemical change. Physical change, any change in which no new substances are formed is called a physical change. अब देखिए ऐसे जितने भी सब चेंजेस हैं जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता तो वो फिज़िकल चेंज की कैटेगरी में आता है। अभी अपन एग्जांपल देखते हैं। वाटर चेंजेस इनटू आइस अपॉन फ्रीजिंग, आयरन मेटल रस्ट विथ टाइम, सॉरी फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ बटर, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास पेन एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स आए, एक तो बटर का पिघलना, ठीक है, या पानी का पिघलना, या उसका उबल के भाप बन जाना, वो पानी ही होता है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है उसमें। वो H2O जो फार्मूला पानी का है वो भाप बनने पे भी वही रहता है, बर्फ़ बनने पे भी वही रहता है। और किसी भी ग्लास विंडो या ग्लास पेन का टूट जाना, आप भले से उसका चूरा ही क्यों ना बना दो। दीज इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। एक फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ इन सबसे। जो पानी था वो भाप बना, फिजिकली चेंज हुआ, पहले लिक्विड फॉर्म में था फिर भाप बन गया, आप उसे बर्फ़ बनाएंगे तो फिजिकली चेंज हुआ, लिक्विड था सॉलिड बन गया, लेकिन फार्मूला क्या है वही रहेगा, जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो वही रहेंगे। पानी बना है H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो आप उसका भाप बनाओ, बर्फ़ बनाओ या पानी रहने दो, लिक्विड फॉर्म में रहने दो, वो फार्मूला जो है वो H2O ही रहेगा, जो एलिमेंट्स थे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ एटम्स थे, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 फार्मूला में, वो भी सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। These involve changes in the physical properties of a substance such as color, shape, size और physical form। अब ये 4 चीज़ें आती हैं physical changes के अंदर। अगर रंग बदल रहा है तो वो भी physical change ही है, कोई chemical कुछ नहीं होगा उसमें। अगर शेप बदल रहा है, साइज़ या फिज़िकल फॉर्म बदल रही है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो वो भी फिज़िकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। एज सच नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, फिज़िकल चेंजेस मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। अब देखिए फिज़िकल चेंजेस के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। जो सब्सटेंस था वही था, बस उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो गई। अगर वो सॉलिड था तो लिक्विड हो गया, लिक्विड था तो गैस हो गया, ठीक है, या उसका कलर चेंज हो गया या शेप चेंज हो गया। आप पानी है, पानी को आप अलग अलग बर्तनों में डालिए, हर बर्तन का वो उसका जो शेप है वो ले लेगा, तो पानी का क्या हुआ, फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हुई, उसका स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, शेप चेंज हुआ उसका।
सॉलिड्स का साइज़ चेंज हो जाता है, आप पिघला देते हैं लोहे वगैरह को तो वो लिक्विड बन जाता है, तो उसे अलग अलग साइज़ का भी आप बना सकते हैं। तो साइज़ चेंज हो गया तो वो फिज़िकल चेंज है, कोई नई चीज़ नहीं बनी, जो चीज़ थी पुरानी वही रही, तो ये फिज़िकल चेंज होते हैं। अब कुछ फिज़िकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे पानी है, आप इसे बर्फ़ बनाओ, भाप बनाओ, फिर दोबारा पानी बना लो, तो ये रिवर्स होते रहते हैं। पर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, दे आर नॉट रिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल, ठीक है। उन्हें इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं, जिन्हें आप वापस वैसा नहीं कर सकते जैसा वो पहले था। Now crystallization. Crystallization is a physical process by which an impure compound is converted into its crystal. अब देखो, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक इम्प्योर कंपाउंड जो होता है, इम्प्योर मतलब जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन्हें क्रिस्टल्स में बदल देना, ठीक है। क्रिस्टल्स में बदल देना ही क्रिस्टलाइजेशंस कहलाता है। क्रिस्टल्स आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ द कंपाउंड दैट हैव ए डेफिनाइट जियोमेट्रिकल शेप्स। आपने शक्कर के क्रिस्टल्स देखे होंगे, शक्कर अलग अलग शेप्स में आती है, एक मोटे दानों की शक्कर भी आती है, कुछ पतली बारीक भी आती है। तो जो मोटे दानों की शक्कर है उसको देखना आप, एक पॉलीथीन में आती है अच्छी सी पैकेट में, वो थोड़ी कम मीठी होती है, स्टैंडर्ड मीठा होता है उसका, लेकिन उसके क्रिस्टल्स को आप इजीली देख पाएंगे। तो जो उस शक्कर की क्रिस्टल्स को आप देखेंगे कि वो सॉलिड फॉर्म में हैं और उनका खुद का सबका अपना एक डेफिनाइट यानी एक स्टेबल, वो चेंज नहीं हो रहा बार बार, जैसे लिक्विड में होता है चेंज, आप उसे जिस भी बर्तन में डाल दोगे वो उसी का शेप ले लेगा, ऐसा नहीं होता। तो जो उन क्रिस्टल्स का जियोमेट्रिकल शेप होता है वो एक डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। वो प्रोसेस जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन से आप उसकी वो बना रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं, किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन से उसके अंदर जो भी है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे नमक बनाते हैं आप, ठीक है, नमक को आप पानी में घुला हुआ होता है, सी वाटर, तो वो सॉल्यूशन है, तो आप क्या करते हैं, उसे एवापोरेट करवाते हैं, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, नीचे ग्रैन्युलर सॉल्ट रह जाता है। तो वो भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखेंगे कि वो भी क्रिस्टल होता है, पता चलेगा आपको कि वो भी क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स बनाना ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्योरीफाई द कंपाउंड्स एज क्रिस्टल, लीविंग द इम्प्योरिटीज़ इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड को आपको प्योरीफाई करना है तो आप इस प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। अब देखिए, ये क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी क्या है, एक फिज़िकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, हमने सिर्फ प्योर किया है, दो चीज़ों को सेपरेट किया है, इम्प्योरिटीज़ हटाई हैं, और जो प्योर सब्सटेंस था वो क्रिस्टल बन गया। या कभी कभी क्या होता है, इम्प्योर चीज़ें क्रिस्टल बन जाती हैं। इम्प्योर और प्योर क्या है, हमारे यूज़ पर डिपेंड करता है। जो चीज़ हमारे काम की होती है हम उसे प्योर बोलते हैं, जो काम की नहीं होती है उसे इम्प्योर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे यूज़ पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ इम्प्योर है हमारे लिए और क्या चीज़ प्योर है। तो क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट करने के काम में आता है दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को। तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बस जो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट थी हमने उन्हें सेपरेट आउट करा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड NaCl इज़ प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए, जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों पर अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था एवापोरेशन से करवाते हैं हम लोग समुद्र के किनारे। हम लोग हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 6th में या 7th में था आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें पढ़ा है हमने, थ्रेशिंग वगैरह, 3rd चैप्टर था। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन से ही प्योर करवाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एवापोरेटिंग सी वाटर एंड इट कंटेन्स मैनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज और इम्प्योरिटीज सच एज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सैंड मिक्सड विद इट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सी वाटर है उसको प्योरीफाई करवाते हैं। सी वाटर को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफाई करवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ पानी ही नहीं होता, नमक में जो सॉल्यूशन होता है सी वाटर में, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, ये भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। सैंड भी होती है, कुछ मिट्टी, ये तो क्रिस्टल्स फॉर्म में होती है, नॉट क्रिस्टल्स बल्कि ग्रैन्युलर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इनको भी सेपरेट आउट करवाया जा सकता है। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन बॉइलिंग वाटर।
The solution is then filtered to remove any insoluble impurity. The filtered solution is then left undisturbed for a few hours. Sodium chloride crystals with well-defined geometrical shape will be formed and the undesirable impurities will remain in the solution. अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट का, ठीक है, बनाया जाता है बॉइलिंग वाटर के अंदर, सॉल्ट को ऐड करवाते रहते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं या इसी क्लास के प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। आप जिस भी चीज़ का आपको सॉल्यूशन बनाना है आप उसे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करवाते जाइए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें जल्दी डिज़ोल्व होता है। उसको हिलाइए आप, जैसे नमक डाला आपने, एक गिलास पानी भर के लिया, उसमें नमक डालते गए, तो हमने देखा एक टाइम के बाद नमक घुल नहीं रहा है, तो हमने उसको चम्मच से हिलाया, देखा कि नमक घुल गया, फिर वो डालते रहे, हिलाते गए, डालते रहे, तो नमक घुलता गया। फिर हमने एक पॉइंट ऐसा देखा जब फिर से नमक ने घुलना बंद कर दिया, तो हम क्या करते हैं उसको गर्म कराते हैं, ठीक है, गर्म पानी को गर्म करवाते हैं, नमक फिर घुल गया, फिर हमने डालते गए उसमें और नमक डाला, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप उसे कितना ही गर्म कर लो, कितना ही हिला लो, नमक नहीं घुलता, तो वो पॉइंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम लोगों ने यहाँ एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग इट इन बॉइलिंग वाटर। द सॉल्यूशन इज़ देन फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। फिर हम उसको क्या करते हैं फिल्टर्ड करवाते हैं फिल्टर्ड पेपर से। जो नमक का सॉल्यूशन हमने बनाया वो इजीली फ़िल्टर पेपर से पास आउट हो जाता है, बस जो उसके अंदर इंसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो घुली नहीं उसके अंदर, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर या जिस भी चीज़ से आप फ़िल्टर करवा रहे हो उसके ऊपर रह जाएंगी। द फिल्टर्ड सॉल्यूशन इज़ देन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू आवर्स। और अब हम उसे क्या है कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं, कुछ घंटों के लिए, और फिर हम क्या देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो गए विद वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। उनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो भी बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, बहुत अच्छा सा होता है। एंड द अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड के तो क्रिस्टल्स बन गए और जो अलग इम्प्योरिटीज़ थी वो सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं। ये था क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक था। एक फ़िज़िकल चेंज है क्रिस्टलाइजेशन, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, जो पहले था वही अभी है। देयरफॉर सॉरी नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम केमिकल चेंज। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम देखिए क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है मैंने आपको बताया था सिर्फ नमक के ही उसको प्योर करने के काम में नहीं आता। देखिए यहाँ हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन लिया है, इम्प्योर सैम्पल लिया है जिससे हम कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स बनाएंगे। हमें मटेरियल्स लेने हैं, एक बीकर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर, पाउडर्ड कॉपर सल्फेट, और स्टिरर का मतलब होता है उसको घोलने वाला, हिलाने वाला, जैसे आप चम्मच से नमक को हिलाकर घुलवाते हो ना, वैसा स्टिरर। एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए कॉपर सल्फेट है, अब यहाँ पर हमने केमिकल लिया है तो इसको घोलने के लिए हमें एक एजेंट चाहिए, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है ताकि वो रिएक्शन बढ़ा सके, जल्दी से क्या हो कॉपर सल्फेट घुल जाए। मेथड से कि बीकर एंड 800 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू इट। हमें एक बीकर लेकर उसमें 100 ml पानी डालना है। कीप ऑन एडिंग कॉपर सल्फेट टू इट विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग टिल नो मोर ऑफ इट डिजोल्व्स। अब हमें कॉपर सल्फेट जो हमने पाउडर लिया था उसको इतना डालना है, इतनी बार डालते डालते हिलाना है कि वो आगे घुलना ही बंद हो जाए। जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन नमक का बनाया था, गर्म करा पानी को और हम डालते गए नमक, फिर एक टाइम ऐसा आया कि नमक नहीं घुला, तो हमें उस टाइम तक कॉपर सल्फेट पाउडर को घोलना है उस पानी में। एड हाफ ए टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। अब हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। हीट द सॉल्यूशन एंड अगेन ऐड कॉपर सल्फेट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ वाइल स्टियरिंग टिल ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को गर्म करना है और उसमें फिर कॉपर सल्फेट डालना है थोड़ी क्वांटिटीज़ में, और उसको हिलाते रहना है जिससे क्या हो हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके। वैसा ही प्रोसेस है जैसा हमने पानी के साथ करा था, नमक के साथ, जो अभी मैंने आपको समझाया था। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। अब हमें उस गर्म सॉल्यूशन को ही फ़िल्टर आउट करवाना है ताकि जितनी भी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, जो पाउडर हमने लिया था उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ थी इनसॉल्यूबल, वो सब रिमूव आउट हो जाएँ। अब इस सॉल्यूशन को भी हमें कुछ घंटों के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है। कीप द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट
अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू आवर्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट विद वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप आर फॉर्म्ड। अब क्या होगा, कुछ घंटों बाद हम क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के कुछ ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनने लगे विद वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। उनका जो ज्योमेट्रिकल शेप्स था वो काफ़ी वेल डिफाइंड था, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो शुगर आती है वैसा ही। तो वो क्या हुआ, बन गए कॉपर सल्फेट के, और उनका रंग कैसा था, ब्लू कलर का। नाउ केमिकल चेंज है, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल चेंज, और हमारा जो चैप्टर बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।